गुड आफ्टरनून। आज फिर पढ़ेंगे हम क्या, फीटर थ्योरी का सेकेंड क्लास में हम आज फिर पढ़ेंगे पार्ट टू। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, पार्ट वन। किस चीज का, बेसिक फिटिंग का। पहले क्लास में बेसिक फिटिंग का पार्ट वन पढ़े थे और उसी का बेसिक फिटिंग का एक पार्ट जो है टू पढ़ेंगे। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन पहले में थे जो हम पढ़ा दिए और कुछ क्वेश्चन पार्ट टू में है जो कि हम इसमें पढ़ाएंगे। और बाकी सब वही है, सीबीटी एग्जाम बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और सभी लोग इसको ज्वाइन कीजिए, विनायक नेशनल आईटीआई। और फिर इसमें कुछ उससे बेटर और हटे क्वेश्चन रहेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइडेड क्लियर लाइन ऑन द मशीन फिनिशड सरफेस। यानी कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। यानी कौन सी मार्किंग मीडिया यूज करते हैं जो कि हमारे मशीन पे जो भी सतह तैयार करते हैं मशीन पे वर्क करने के लिए वो हमें स्पष्ट लाइन दिखाई देती है। कौन सी मार्किंग मीडिया है, इन चारों में से बताना है। पहला पूछ रहा है व्हाइट वाश, दूसरा है पर्शियन ब्लू, तीसरा है कॉपर सल्फेट, चौथा है सेल्यूलोज लेक्वर। इन चारों में से बताना है। जो कि व्हाइट वाश, व्हाइट वाश हमारा क्या होता है, ये लैप किया जाता है तो इसको जल्दी के लिए किया जाता है। अगर हमें जल्दी कटिंग करना है, फिटिंग करना है, जो भी मतलब हमारा जल्दी वर्क है उसके लिए ये यूज होता है व्हाइट वाश, ताकि हमारा ये तुरंत सूख जाता है। और सूखने के बाद जब इसमें मार्किंग करेंगे तो जो भी वर्क करते हैं तो थोड़ा भी उस पर प्रेशर वगैरह पड़ता है तो क्या होता है, व्हाइट वाश जो होता है वो छूट जाता है, तो दिखाई लाइन उस पर स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू जो होता है इसको लगाने के बाद इसको सुखाने के लिए कुछ समय ज्यादा लगता है, तब सूख जाता है। जब ये तो इस पे हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते हैं। तो जब मार्किंग कर लेंगे तो उसमें जो लाइनें होंगी वो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। स्पष्ट दिखाई इसलिए पड़ती हैं कि पूरा हमारा जो वर्कपीस का कलर होगा वो ब्लू हो जाएगा। अब जब उस पर मार्किंग करेंगे तो वो कलर हट जाता है वहां से, तो पूरी हमारी शाइनिंग फिनिशिंग करे रहेंगे वर्कपीस, तो हमारा शाइनिंग वहां पे पड़ता है, तो हमारी लाइन जो होती है वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तीसरा जो है कॉपर सल्फेट, ये जो होता है पॉइजन वाला होता है, इसको यूज नहीं किया जाता है, बहुत कम जगहों पे इसका यूज होता है, ना मात्र में इसका यूज होता है। तीसरा है सेल्यूलोज लेकर, ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया में भी होता है, इंडस्ट्रियल एरिया ना कि हमारे वर्कशॉप में। वर्कशॉप में हमारे जो वाइट अरे सॉरी जो मार्किंग मीडिया यूज होता है वो दो ही होता है, एक व्हाइट वाश और एक पर्शियन ब्लू। बाकी इन दोनों का यूज हमारा उतना नहीं होता है वर्कशॉप में। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या है, पर्शियन ब्लू। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तो बताइए और नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। यानी स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है। जॉब क्लैंपिंग, यानी जॉब को पकड़ने के लिए। इजी हैंडलिंग, आसान से हैंडल। रिड्यूस वेट, वजन कम करना। लास्ट ऑप्शन है बेटर एप्रियंस, यानी बेहतर दिखावट के लिए। तो पहला क्या कह रहा है, देखिए जाब को पकड़ने के लिए, तो उसमें जो स्लाटें कटे होती हैं उसको हम इसलिए दिया जाता है कि आसानी से जॉब हम पकड़ सके, ताकि हमारा एक तरफ स्लाट रहता है और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, जॉब रखते हैं, और जॉब को आसानी से हम उसमें हाथ डाल के एक साइड फिंगर रखेंगे और एक साइड से हम ऊपर से हल्का सा जॉब को पकड़ सकते हैं। दूसरा दिया है आसान से हैंडल, यानी उसको उठाने के लिए,
तो ऐसा हमारा नहीं होता है। उसको पकड़ने के लिए, हमें उठाने के लिए, इधर उधर करने के लिए, हैंडल के लिए उसका यूज नहीं होता है। तीसरा दिया है रिड्यूस वेट, यानी वजन कम करना। ये इसलिए उसमें स्लॉट नहीं बनाया जाता है कि उसका वजन कम हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और क्या दे रहा है लास्ट ऑप्शन, बेहतर दिखावट के लिए। और उसमें स्लॉट जो होता है इसलिए नहीं बनाया जाता है, अरे सॉरी, इसलिए बनाया जाता है कि हम, जो होता है कि बेहतर दिखे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें जो होता है स्लॉट इसलिए बनाया जाता है ताकि जाब को पकड़ने के लिए हमें आसानी रहे, सुविधाजनक रहे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जॉब क्लैंपिंग। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है, ए, जॉब क्लैंपिंग, जाब को पकड़ने के लिए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताइए। समझ में आता है हम बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार, यानी राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। जैनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट कैलिपर। यानी राउंड बार, जो हमारा ये सेंटर है, और राउंड बार को हमें चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का यूज किया जाता है। पूछ रहा है जैनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट कैलिपर। फर्म जॉइंट कैलिपर का यूज हमारा नहीं होता है, ठीक, क्योंकि उसका फ्रेम जो होता है कुछ ओड लेग की तरह होता है, तो फर्म जॉइंट का नहीं होता यूज। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। दूसरा आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर का यूज होता है, जो भी हमारा जॉब रहता है, वर्कपीस रहता है, उसकी बाहरी बाहरी उसका अक्ष जो होता है उस पे हमें मार्किंग करना, मेजर करना, जो भी करना रहता है उसके लिए यूज किया जाता है आउटसाइड कैलिपर, न कि इसके लिए। दूसरा दे रहा है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर जो होता है, मान लीजिए ये हमारा जॉब है, इसके अंदर का डायमेंशन चेक करने के लिए इनसाइड कैलिपर का यूज किया जाता है, न कि हमारा राउंड बार पे चिन्हित करने के लिए, यानी सेंटर बनाने के लिए नहीं। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो किस कैलिपर का यूज किया जाता है राउंड बार केंद्र को चिन्हित करने के लिए, जैनी कैलिपर का। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा क्या, जैनी कैलिपर। ठीक, दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, जैनी कैलिपर। बाकी अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो बताइए। देखिए ये चित्र है और इसमें आपका नाम पूछा है, यानी नेम द पार्ट मार्केट एज एक्स, यानी एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। यानी ये जो यक्स पूछा है, यक्स हमारा क्या कह रहा है, ये जो हमारा पार्ट है इसका नाम क्या है, वही है जो पूछ रहा है। तो इसका नाम क्या है, पूछ रहा है लेग, लेग है, पेग है, वासर है, या फिर फलक्रम। इन चारों में से इसका नाम क्या है। तो लेग ये हमारा है नहीं, ठीक। लेग जो है इसको हम कहते हैं, जब इसको साइड में दोनों पार्ट को जब अलग करते हैं, इस पे स्टैंड होता है तो इसको हम लेग कहते हैं। ये हमारा होता है लेग, ठीक। वासर, ये हमारा जो लगा रहता है उसको हम वासर कहते हैं, ठीक। इसका नाम जो है वो क्या है, फलक्रम। तो इसका आंसर जो है डी है, यानी ये जो है हमारा क्या है, फलक्रम है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, फलक्रम, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए ये भी आपका ड्राइंग ही है, ड्राइंग वाला क्वेश्चन जैसे दिया है, ड्राइंग बना दिया है, इसका नाम पूछा है कि कौन सा ये टूल है, क्या चीज होता है, तो इसको बताना है। देखिए क्या कह रहा है, नेम द एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। ये क्या करता है, कोण मापता है, और इस कोण मापक यंत्र का, इसके द्वारा क्या मापते हैं, कोण, और इस कोण मापक यंत्र का नाम पूछ रहा है। ये क्या है, बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, या फिर यूनिवर्सल बेवल गेज, या फिर यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक, इन चारों ऑप्शन में से ये क्या है, इसी को पूछ रहा है। इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। पूछ रहा है बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, या फिर यूनिवर्सल बेवल गेज, या फिर यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो बेवल प्रोटेक्टर जो होता है ऐसा नहीं होता है। बेवल प्रोटेक्टर, बेवल गेज, ये दोनों हमारा नहीं है। हमारा ये जो है वो क्या है, यूनिवर्सल बेवल गेज है। ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज है। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, यूनिवर्सल बेवल गेज। डी इज रॉन्ग, यानी सही हमारा क्या है, यूनिवर्सल बेवल गेज। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो बताइए, बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, which is used for filing narrow grooves and angle above 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी 10 डिग्री यानी 10 डिग्री जो होता है उससे ऊपर जो होगा संकीर्ण कोण, उस कोण को खांचे को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी जो 10 डिग्री का हमारा खांचा है उसको भरना है, तो उसको भरने के लिए किस फाइल का यूज हम करेंगे, स्क्वायर फाइल का यूज, आधी गोल फाइल यानी हाफ राउंड का फाइल, तीसरा है ट्रेंगुलर फाइल, या फिर नाइफ एज फाइल। इन चारों में से किस फाइल का यूज करेंगे, यही हमारा क्या है, पूछ रहा है। तो किस फाइल का यूज करेंगे ये हमको बताना है। बताइए किस फाइल का यूज करेंगे। बताइए फटाफट बताइए कि हम किस फाइल का यूज करेंगे, स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, या ट्रेंगुलर, या फिर नाइफ एज। बताइए। स्क्वायर फाइल का यूज जो है वो ऐसा होगा, हाफ राउंड जो होता है ये होता है, ट्रेंगुलर जो होता है हमारा इस तरफ होता है, नाइफ एज। ठीक, नाइफ एज जो होता है उसका जो होता है फेस कुछ पतला होता है। ठीक, तो हमारा जो होता है 10 डिग्री से ऊपर का संकीर्ण ढांचा बनाने के लिए किस फाइल का यूज करेंगे, नाइफ एज। तो इसका आंसर सही क्या होगा हमारा, नाइफ एज फाइल। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो बताइए, बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए और बताइए। देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द डिफेक्ट दैट कैज द मेटल चिप्स टू फ्लो बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांते के बीच घुस जाते हैं। यानी क्या दोष होता है, उस दोष का नाम बताइए। जब फाइलिंग करते हैं तो जब से चिप्स जो निकलते हैं वो फाइल में घुस जाते हैं, उस दोष का क्या नाम है। फाइल वाइट, या फिर फाइलिंग, फाइल की पीलिंग, या फिर फाइल की वाइपिंग, वाइपिंग, या फिर फाइल की ग्लेजिंग, यानी ग्लेजिंग गलाना हो जाएगा। ये हमारा नहीं हो सकता है।
फाइल की वाइपिंग, ये हमारा नहीं होगा। क्या सही होगा वो हमारा, वो होगा सही जो पिनिंग ऑफ फाइल, यानी बी इज राइट आंसर। फाइल बाइट ये हमारा नहीं होगा। बी क्या होगा हमारा सही, फाइल की पिनिंग, यानी उस दोस्त का नाम बताइए जो धातु के चिप्स फाइल के धातु के बीच घुस जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल, यानी फाइल में जो चिप्स होते हैं घुस जाते हैं उसको हम कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। ठीक, उस दोष को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिए विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रूव, यानी ऑयल ग्रूव जो होता है स्लॉट बनाने के लिए, ग्रूव ऑयल के लिए ग्रूव बनाना है, काट काट के ग्रूव बनाने के लिए किस छेनी का यूज किया जाता है, फ्लैट छेनी, वेब छेनी, हाफ राउंड छेनी, हाफ राउंड नोज छेनी, या फिर डायमंड पॉइंट छेनी। इन चारों में से किस छेनी का यूज किया जाता है। फ्लैट छेनी जो होता है वो हमारी बड़ी छेनी होती है, बड़े वर्क के लिए किया जाता है। वेब छेनी ये चैन ड्रिलिंग के बाद यूज किया जाता है। हाफ राउंड नोज छेनी, इस छेनी का यूज जो होता है वो किसके लिए होता है, हाई ग्रूव के लिए। चौथा है डायमंड पॉइंट छेनी, डायमंड पॉइंट जो होता है वो कॉर्नर जॉइंट वगैरह के लिए, क्लीन करने के लिए, उस पे जो भी चिप्स वगैरह आ जाते हैं जोड़ते समय उसको साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है, डायमंड पॉइंट छेनी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज राइट आंसर, हाफ राउंड नोज छेनी। ठीक ठीक, इसको कोई दिक्कत इसमें तो बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और बताइए। देखिए चित्र का है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए बताइए, फिर हम बताते हैं आपको। आपके सामने क्वेश्चन है, पढ़िए बताइए। देखिए नेम द फाइल, इस फाइल का नाम क्या है, बैरट फाइल, रिफिल फाइल, क्रॉसिंग फाइल, मिल्सा फाइल। इन चारों में से कौन सी फाइल है ये हमको क्या करना है, बताना है। ठीक, तो ये जो फाइल होती है बैरट फाइल, बैरट फाइल कैसी होती है, उसका कुछ इस प्रकार होता है। ठीक, रिफिल फाइल, ये कौन सी फाइल है हमारी, रिफिल फाइल। ठीक, दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, रिफिल फाइल। क्रॉसिंग फाइल, ठीक, क्रॉसिंग फाइल जो होती है वो कैसी होती है हमारी, बिल्कुल ऐसे होती है, क्रॉस होती है। ठीक, मिल्सा फाइल, ठीक, मिल्सा फाइल जो होता है वो ऐसे होता है, कुछ इस प्रकार का उसका होता है फाइल। तो ये जो फाइल है कौन सी फाइल है, रीफिल फाइल। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है, रीफिल फाइल। ठीक, इसमें कोई डाउट तो बताइए, मैं आपको उसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसका आंसर जो है वो रिफिल फाइल है। ठीक, बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से और बताइए आंसर इसका। सिंपल सा आंसर है, बताइए और फिगर देख के बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ वॉइस, इस वॉइस का नाम क्या है। ठीक, बिल्कुल आसान सा है, पूछ रहा है इस वॉइस का नाम क्या है, पिन वॉइस, पाइप वॉइस, हैंड वॉइस, मशीन वॉइस। तो देखिए मशीन वॉइस यूज ऐसा नहीं होता है, मशीन वाइज का यूज जो होता है, आप ड्रिलिंग मशीन उस पे देखेंगे वाइज जो लगी रहती है जिसमें हम जॉब पकड़ते हैं, उसको हम कहते हैं मशीन वाइज। दूसरा है हैंड वाइज, यानी इससे पिछली क्लास में हम जो आपको पढ़ाए थे उसमें हैंड वाइज का
चित्र भी दिखाए थे और बताए भी थे। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, पाइप वाइज। पाइप वाइज ऐसा हमारा नहीं होता है। पाइप वाइज जो होता है उसका ऐसे, फिर ये, ठीक, कुछ इस प्रकार से, फिर ऊपर हैंडल वगैरह लगा रहता है, ठीक। इसमें जो है हमारा पाइप पकड़ा जाता है, फिर ऊपर ये हैंडल लगा रहता है, ठीक, कुछ इस प्रकार से। तो हमारा पाइप वाइज होता है। और बाकी ये है नहीं, हैंड वाइज है नहीं, मशीन वाइज भी नहीं है। तो ये हमारा कौन सा वाइज है, पिन वाइज। देखिए ये इसका छोटा सा फेस है, इसको यहां से रोटेट करेंगे ये खुलेगा, इसमें तार वगैरह जैसे महीन चीजों को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसमें लगाएंगे, फिर इसको रोटेट करेंगे थिम्बल पकड़ के, तो ये क्लैंप कर देगा, वहां टाइट फिट हो जाएगा। ओके, तो इस वाइज का क्या नाम है, पिन वाइज, ठीक। ये कोई दिक्कत हो इसमें तो बताइए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। यानी हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर। तो हैवी ड्यूटी वर्क जो होता है, यानी हैवी वर्क जिस पे किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस मशीन का उपयोग जो होता है, पेडेस्टल ग्राइंडर जो होती है उसको हैवी के लिए यूज किया जाता है। बेंच ग्राइंडर जो होता है ये उतना हल्की के लिए नहीं यूज किया जाता है, ये हल्का कामों के लिए होता है। पोर्टेबल भी हल्का रहता है, उतना बड़ा यूज नहीं हो सकता। सरफेस ग्राइंडर तो आप देखे ही हैं, अपना सर्फ मतलब छोटा जो होता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। पेडेस्टल ग्राइंडर जो होता है वो भारी वर्क के लिए यूज किया जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेडेस्टल ग्राइंडर, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, चेन विच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। यानी चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। अभी कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था, वेब चीजल का यूज कहाँ होता है, फ्लैट चीजल का यूज, क्रॉस कट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी, ये चारों छेनी आपको बताए थे। डायमंड पॉइंट छेनी आपको पहले बता दिए थे, कॉर्नर वगैरह के लिए यूज होता है, ये पहले नहीं होगा। क्रॉस कट के लिए आपका पहले ही बताएं इससे क्वेश्चन से पहले कि ऑयल ग्लू बनाने के लिए क्रॉस कट होता है, ये हमारा नहीं हो सकता है। फ्लैट छेनी हमारा नहीं होगा। क्या हमारा इसका सही आंसर होगा, वेब छेनी। तो चेन ड्रिलिंग के बाद जो हम छेनी का यूज करते हैं जॉब को अलग अलग करने के लिए, वो किस चीजल का यूज करते हैं, वेब चीजल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेब चीजल, ठीक। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए और बताइए इसका आंसर। विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ। यानी लकड़ी का काम करने वाले आरी दाते को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। यानी जो आरी
में दांता काटा जाता है, या फिर हाशिया जिससे हम लोग घर पे हसुआ बोलते हैं अपने साधारण भाषा में, उसको दांते वगैरह काटने के लिए, फिर आरी जो बड़ी बड़ी आरियां होती है जिससे पेड़ वगैरह काटा जाता है, उसको उसमें देखेंगे आप कुछ इस प्रकार के उसमें दांते कटे रहते हैं। उस दांतों को काटने के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है, वही पूछ रहा है इसमें। तो किस फाइल का यूज किया जाता है आप लोग भी देखे होंगे, जनरली पता भी होगा सभी लोगों को। तो बताइए इसका आंसर। बैरट फाइल, टिंकर्स फाइल, मिल्स फाइल, या फिर रिफे फाइल, बताना है इस ऑप्शन में से। तो जो उसमें दांते काटे जाते हैं उसका फाइल यूज होता है, उस फाइल का नाम है मिल्सा फाइल। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, मिल्सा फाइल। ठीक, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, बाकी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़िए अच्छे से। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, देखिए ये आसान सा क्वेश्चन आप बहुत यूज किए हैं, बहुत देखे हैं, इसका आंसर आप हमें बताइए, क्योंकि ये जनरली है जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं। आप ये आंसर मैं आप लोगों से जानूंगा, ठीक, आप लोग बताएं, फिर मैं बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है, गलत आप जो भी आपको आता है बताते रहिए, सही गलत जो भी हो। आप जितना पढ़ेंगे, जितना मतलब गलत करेंगे तो गलत से ही सीख सकते हैं। ठीक, तो आपको सही गलत जो भी आता है बताइए। ठीक, ये नहीं कि सभी लोग मतलब सही बता पाते हैं, कुछ जिन लोगों को जानकारी हो वो सही बताएं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्पेड, यानी हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। यानी हथौड़ा जो होता है हैमर, उसका वेट जो होता है उसको कहाँ डिनोट किया जाता है, हैमर के किस पार्ट पे उसका डिनोट किया रहता है, फेस पे डिनोट किया रहता है, पिन पे डिनोट किया रहता है, या फिर चिक पे, या फिर आई होल पे। तो देखिए उसका जो वेट होता है वो डिनोट किया जाता है, फेस पे जो होता है हमारा डिनोट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फेस जो होता है हैमर का, मान लीजिए ये जो कुछ इस प्रकार का हैमर जो होता है, ये हमारा आई होल रहता है, तो ये हमारा फेस जो है मान लीजिए यहाँ पे हमारा डिनोट नहीं किया जाता है। पिन, पिन जो होता है ये हमारा जहाँ पे डंठी लगती है उसका हैंडल लगता है, पिन भी हमारा नहीं होगा। आई होल, और जो ये पूरा बड़ा होल होता है उसको हम बोलते हैं आई होल, तो आई होल में भी हमारा नहीं होगा। किससे हमारा दर्शाया जाता है, चिक पे, यानी हथौड़े का वेट जो होता है किस पे दर्शाया जाता है, चिक पे। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, चिक। ठीक, इसमें कोई डाउट तो पूछिए। ये इतना सिंपल क्वेश्चन जो कि आप लोग हमेशा यूज करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो इस क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक, बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन जोरदार है, पढ़िए, मस्त है क्वेश्चन, एक नंबर। पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजर इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल विल चिपिंग, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण, यानी जब चिपिंग कर रहे हैं तो उसका क्लियरेंस एंगल जो होता है चिप्स निकलने के लिए अनुशासिक कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्लियरेंस एंगल जो है उससे कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा वो पूछ रहा है। यानी जब जॉब बना रहे हैं तो क्लियरेंस एंगल जो होता है वो हमारा कम अगर है तो उस जॉब पे क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा, यही हमारा पूछ रहा है।
पहला देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, कटिंग एज कैन नॉट पेंट्रेट चीजल विल सी, यानी कटिंग एज घुस नहीं सकती छेनी फिसल जाएगी। दूसरा है कटिंग एज अंदर घुस जाएगी कट और गहरा होगा, यानी चीजल जो है और अंदर जा सकती है, कट और गहरा हो सकता है। तीसरा कह रहा है कटिंग एज विल बी ब्रेक, यानी कटिंग एज टूट सकती है, यानी जो उसका कटिंग एज रहता है वो ब्रोक होने का डर रहता है, टूटने का डर रहता है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कटिंग एज ऑफ चीजल मूव फ्रीली ऑन स्ट्रेट लाइन, यानी छेनी की कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलता है, यानी छेनी जो रहता है चीजल होती है वो समांतर लाइन पे स्वतंत्र रूप से चलती है नहीं। इसका सही आंसर जो होगा कटिंग एज विल बी ब्रेक, यानी कटिंग लाइन जो होती है वो क्या होती है, टूट जाएगी। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, सी। इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी 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 सॉरी, इसका सही आंसर जो है वो क्या है, ए है। यानी जो होगा इसका आंसर जो है, सॉरी माय मिस्टेक, कटिंग एज जो होगी कैन नॉट पेंट्रेट चीजल विल बी स्लिप, यानी कटिंग एज घुस नहीं सकती, यानी जब क्लियरेंस एंगल कम कर देंगे तो कटिंग एंगल सॉरी कटिंग एंगल जो होगा, अरे चीजल जो होगा वो क्या होगी, घुस नहीं सकती, छेनी क्या होगी, स्लिप कर जाएगी। यानी जब कटिंग एंगल कम सॉरी क्लियरेंस एंगल कम रहेगा तो हमारा क्या होगा, कटिंग एज यानी चीजल का जो कटिंग एज रहता है वो अंदर नहीं जा सकता और चेनी क्या हो जाएगी, फिसल सकती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ए इज राइट आंसर। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, ए। ठीक, इसको नोट्स कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर बताइए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रिसेज द इफेक्ट ऑफ टेंसिल फोर्सेस विदाउट rupture, यानी टूटे बिना टूट यानी टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए, यानी टूटे बिना फैल सकता है, जिस धातु में बिना टूटे फैलने का गुण हो, उस बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। डेकेल्टी, टेंसिटी, इलास्टिसिटी, मेलिबिलिटी। डेकेल्टी हमारा नहीं हो सकता है, ठीक, इलास्टिसिटी नहीं हो सकता है, मेलिबिलिटी नहीं होगा, क्या होगा हमारा उसका, टेंसिटी। टेंसिटी हमारा जो होगा सही आंसर होगा, यानी बिना टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध जो करेगा वो क्या होगा, हमारा टेंसिटी होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा टेंसिटी। इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। नोट हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक नंबर का क्वेश्चन है, ये इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम पूछा है, नेम द पार्ट मार्केड एज एक्स, यानी यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यानी ये जो यक्स है, ये जो हमारा बनाया गया है, इसका नाम पूछ रहा है। एनविल है, थिम्बल है, स्पिंडल है, स्पिंडल लॉक है।
तो ये हमारा क्या है, ये पूछ रहा है एनविल, थिम्बल, स्पिंडल, स्पिंडल लॉक। स्पिंडल लॉक क्या है बताना है इसमें, यानी ये जो स्पिंडल होता है ये इसका लॉक करने का ये जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्पिंडल लॉक होता है। स्पिंडल जो होता है ये हमारा स्पिंडल होता है, ये हमारा जो है वो क्या है, स्पिंडल है। थिम्बल ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा थिम्बल। ठीक, यानी ये जो है हमारा क्या है, थिम्बल है। और ये इसका यक्स के रूप में जो पूछा है वो क्या है, हमारा एनविल है। ठीक, इसका नाम क्या है, एनविल। थिम्बल ये है हमारा क्या, थिम्बल। स्पिंडल जो है ये हमारा क्या है, स्पिंडल। जस्ट इसके सामने वो क्या होता है, स्पिंडल। यानी एनविल और स्पिंडल के बीच में जो है जॉब हमारा बांधा जाता है। स्पिंडल लॉक, इसको लॉक करने के लिए यहाँ पे लॉकर लगा होता है, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल लॉक। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है बताइए। मीट्रिक माइक्रोमीटर यानी जो माइक्रोमीटर होता है अभी जो देखे हैं उसकी एक्यूरेसी यानी लिस्ट काउंट कह सकते हैं उसकी क्या है, ये बताना है आपको। बताइए उसका आपको बताना है। यानी जो उसकी एक्यूरेसी होती है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट जिसको कहा जाता है उसको पूछ रहा है, वो बताना है कि हमारा 0.01 mm होता है या फिर 0.001 mm या फिर 0.02 mm या फिर 0.002 mm, इन चारों में से किस क्या होता है। तो इसका जो होता है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी जो होती है वो क्या होता है हमारा 0.01 mm इज राइट आंसर। यानी मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी जो होती है वो क्या होती है 0.01 mm में होती है। ठीक, अगला। तो ये आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर एक्यूरेसी क्या है। ठीक, तो हमारा जो है ये क्लास पार्ट 2 यानी सेकेंड क्लास में जो है पार्ट 2 बेसिक फिटिंग का पार्ट 2 जो है हम आप समाप्त कर चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक, किस चीज का, बेसिक फिटिंग का। ठीक, सेकेंड क्लास का ही रहेगा, बेसिक फिटिंग का जो रहेगा वो अब पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक, क्या रहेगा, सीबीटी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, उसी का हमारा जो पढ़ना है अगले क्वेश्चन सॉरी अगले क्लास में पढ़ेंगे बेसिक फिटिंग का पार्ट 3। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, विनायक नेशनल ITI। ठीक, अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 3 बेसिक फिटिंग का। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।